नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। पति के देह सुख से वंचित संगीता जिस युवक के प्यार में पागल थी, उसकी नजर कहीं और भी टिकी थी। लखनऊ के बहुचर्चित राम मनोहर लोहिया संस्थान में 28 दिसंबर 2021 को कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी थी। ओपीडी से लेकर दूसरे विभागों में मरीजों की काफी भीड़ भाड़ थी। हर विंडो और डॉक्टर के चैम्बर के बाहर अफरा तफरी का आलम था। ऐसा ही माहौल भर्ती वार्ड और जांच करवाने वाले विभागों के भीतर भी था। वहां के मरीज और उनके साथ आए अटेंडेंट ने पाया कि अस्पताल के कर्मचारी ड्यूटी करने के बजाय विरोध जता रहे थे। नतीजा, अस्पताल का अधिकतर कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका था। दरअसल संस्थान में काम करने वाले चतुर्थी श्रेणी के एक कर्मचारी श्री राम यादव का 18 दिसंबर 2021 को किडनैप हो गया था। उसे मारकर नहर में फेंक देने की चर्चा थी, जबकि हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी संगीता यादव समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था, लेकिन पुलिस शव बरामद नहीं कर सकी थी। इस हत्याकांड को लेकर ही संस्थान का स्टाफ गुस्से में था। नर्सिंग संघ के आह्वान पर सभी सुबह 9 बजे से ही हड़ताल पर थे। अस्पताल की स्थिति को देखकर मैनेजमेंट के हाथ पांव फूल गए थे। इसकी शिकायत जब मेडिकल कॉलेज के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक पहुंची, तब उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। सीएमएस की सूचना पाकर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने तुरंत डीसीपी अमित कुमार आनंद और एडिशनल सीपी एसएम कासिम को लोहिया संस्थान में आई आकस्मिक समस्या का तुरंत समाधान निकालने के लिए कहा। डीसीपी अमित कुमार टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों की बात सुनी, उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और श्रीराम के शव को बरामद करने की कोशिश करेंगे। श्रीराम यादव अपनी पत्नी संगीता यादव, 3 बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लोहिया संस्थान के परिसर स्थित सरकारी आवास में रहते थे। उनके पास 18 दिसंबर की देर शाम कार खरीदने के लिए 2 युवक आए थे। श्रीराम ने अपनी कार बेचने के बारे में खास दोस्त अवशिष्ट कुमार को कह रखा था। उनके कहे के मुताबिक ही दोनों युवक कार का ट्रायल लेने आए थे। श्रीराम उनके साथ टेस्ट ड्राइव कराने के लिए चले गए, किंतु देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार के सदस्य चिंतित हो गए। पत्नी संगीता ने इसकी सूचना अपने देवर को दी। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन श्रीराम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अगले दिन 19 दिसंबर को भाई मनीष यादव ने विभूतिखंड थाने में उनकी खास जान पहचान वाले अवशिष्ट कुमार और अन्य अज्ञात 2 लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने छानबीन के बाद 3 दिन के भीतर ही 22 दिसंबर को यूपी 32 BM 5068 नंबर की कार बरामद कर ली, लेकिन तब तक श्रीराम का कोई अता पता नहीं चल पाया। कार मिलने के बाद घटनास्थल से लेकर लोहिया परिसर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सभी फुटेज में श्रीराम की गाड़ी के पीछे एक कार जाती दिखी। उसका नंबर यूपी 78 PQ 2268 से पता चला कि वो कार अवशिष्ट की है, जिस पर श्रीराम के भाई ने FIR में शक जताया था। साथ ही कार 18 दिसंबर 2021 से ही अवशिष्ट के घर पर नहीं थी। इसे आधार बनाकर कार की गहन छानबीन के बाद पुलिस टीम ने श्रीराम की पत्नी संगीता समेत अवशिष्ट, संतोष, सुशील व कुंती को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ में श्रीराम की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि श्रीराम को गोली मारकर उसका शव इंदिरा नहर में फेंक दिया गया था। इस जानकारी के बाद श्रीराम की दोनों बेटियां व एक बेटा पिता की हत्या व मां की गिरफ्तारी से सदमे में आ गए। इस हत्याकांड में सबसे पहले सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि आखिर श्रीराम की हत्या क्यों की गई। इसी के साथ कई दूसरे सवालों के जवाब भी तलाशे जाने थे। इस बारे में डीएसपी अमित कुमार आनंद ने अपनी प्राथमिक जांच के आधार पर मीडिया को बताया कि श्रीराम की पत्नी संगीता यादव अवशिष्ट कुमार की प्रेमिका है, जो बाराबंकी के जहांगीरबाद स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में रहता है। अवशिष्ट मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। हिरासत में लिए गए दूसरे आरोपियों में कुंती गांधीनगर बाराबंकी की रहने वाली है। संतोष कुमार बाराबंकी में डखोली गांव और सुशील कुमार अशोक नगर का निवासी है। थाने के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ .32 बोर की पिस्टल, तमंचा, 7 कारतूस व एक खोखा और अवशिष्ट से संगीता की 4 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड
व पोस्ट पेमेंट कार्ड बरामद किया। पुलिस के मुताबिक संगीता का अवशिष्ट के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों चोरी छिपे मिलते रहते थे। अवशिष्ट से बात करने के लिए संगीता ने एक मोबाइल फोन छिपाकर रखा हुआ था। दिसंबर 2021 की शुरुआत में श्रीराम ने वो फोन देख लिया था। उसे पता चल गया था कि संगीता चोरी छिपे अवशिष्ट से बात करती है। इसे लेकर पति पत्नी के बीच में काफी झगड़ा हुआ। उसके बाद से श्रीराम संगीता पर नजर रखने लगा। संगीता ने जब अवशिष्ट को इसकी जानकारी दी तब दोनों ने श्रीराम को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उन्होंने योजना बनाकर श्रीराम को मौत के घाट उतार दिया था। इसे अंजाम देने के लिए अवशिष्ट ने जहांगीराबाद में पॉलिटेक्निक के पास स्थित तालाब में मछली पालन करने वाले जानकार संतोष व सुशील को राजी कर लिया था। लोहिया संस्थान में 28 दिसंबर को हंगामे के बाद श्रीराम हत्याकांड को लेकर पुलिस नए सिरे से सक्रिय हो गई। थाना प्रभारी ने संगीता यादव को लखनऊ के बड़े पुलिस अधिकारियों अमित कुमार आनंद, कासिम अब्दी और एसीपी अनूप कुमार सिंह के सामने पेश किया। संगीता से जब सख्ती से पूछताछ की गई तब हत्याकांड और उसके पीछे के कारणों का सारा मामला सामने आ गया, जिसमें अवशिष्ट कुमार की भूमिका भी काफी संदिग्ध थी। उसके बाद अवशिष्ट कुमार से भी गहन पूछताछ की गई। फिर जो कहानी उभर कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से है। प्रोफेसर अवशिष्ट कुमार बाराबंकी में फैजाबाद रोड पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जहांगीराबाद में पिछले 8 सालों से नौकरी कर रहा था। उसके पिता राम नरेश लखीमपुर में रहते हैं। उसका श्रीराम से 2020 में अचानक संपर्क तब हो गया था जब वो अपने इलाज के सिलसिले में उसके अस्पताल में भर्ती हुए थे। वो कोविड-19 का मरीज था। इसी बीच उसकी जान पहचान बड़े अधिकारी से लेकर निचले तबके के कर्मचारियों से तक हो गई थी। वो अकेला था और अपनी देखरेख उसे खुद ही करनी पड़ती थी। ये देखकर वहां काम करने वाला श्रीराम उसकी मदद करने लगा था। सहानुभूति दिखाते हुए उसने अपनी पत्नी संगीता को भी बीच बीच में देखरेख करने के लिए कह दिया था। जल्द ही अवशिष्ट की श्रीराम और संगीता से अच्छी जान पहचान हो गई। उसकी सेहत में भी काफी सुधार हो गया था और अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसके लिए उसने श्रीराम और उसकी पत्नी को तहे दिल से धन्यवाद कहा। जवाब में पति पत्नी ने उसे एक रोज घर पर बुला लिया। अवशिष्ट जब श्रीराम के घर गया तब उन्होंने उसकी खूब खातिरदारी की, जिससे उनके बीच का आत्मीय संबंध और गहरा हो गया। फिर तो अवशिष्ट का श्रीराम के घर अक्सर आना जाना भी होने लगा। वो श्रीराम और संगीता के कागजी काम में मदद किया करता था, जैसे बैंक, मोबाइल, बिजली बिल, गैस आदि के काम में पति पत्नी दोनों अवशिष्ट की मदद लिया करते थे। इसलिए जरूरत पड़ने पर श्रीराम या संगीता उसे गाहे बगाहे फोन करके बुला लिया करते थे। ऐसे में कई बार अवशिष्ट को संगीता के साथ अकेले में समय गुजारने का मौका भी मिल जाया करता था। जल्द ही दोनों आपस में काफी घुल मिल गए थे। संगीता को अवशिष्ट की अदाएं, बातचीत करने का अंदाज, पहनावा, बोलचाल व बर्ताव काफी अच्छा लगता था। अवशिष्ट को भी संगीता एक सभ्य महिला की तरह लगती थी, जबकि वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी। संगीता जब कभी अवशिष्ट की तुलना पति श्रीराम से करती तब अवशिष्ट के मुकाबले पति बेवकूफ नजर आता था। संयोग से वो श्रीराम से ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी में था। फिर क्या था, दोनों को जब भी मौका मिलता वे साथ साथ खरीदारी करने या यूं ही सैर सपाटे के लिए निकल जाते थे। वे आपस में काफी खुल गए थे। उनके बीच हंसी मजाक भी होने लगा था। संगीता को वो कई बार गिफ्ट भी दे चुका था। श्रीराम इन सब से अनजान बना रहा। सच तो ये था कि संगीता को अवशिष्ट काफी पसंद आने लगा था। जब कभी वो घर नहीं आता तब संगीता उसे किसी काम के लिए श्रीराम से फोन करके बुलवा लेती थी। इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। उधर श्रीराम की संगीता के साथ तू मैं होने लगी। फिर भी संगीता की लव स्टोरी परवान चढ़ रही थी। कहने को संगीता 3 बच्चों की मां बन चुकी थी, उम्र भी 40 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वो यौवन के चरम पर थी। उसकी जरूरतों को पूरी करने में श्रीराम असमर्थ था। वो घरेलू जरूरतों की पूर्ति में लगा रहता था। वो ना तो संगीता की भावनाओं का ख्याल रख पाता था और ना ही उसे यौन सुख दे पाता था। संगीता की स्थिति एक जल बिन प्यासी मछली जैसी हो गई थी। ऐसे में वो अवशिष्ट का साथ पाकर कुछ पल के लिए सुखद एहसास का अनुभव करती थी। वो उससे एक दिन भी मिले बगैर नहीं रह पाती थी। श्रीराम को इस बात का एहसास होने लगा था कि संगीता का लगाव अवशिष्ट के प्रति कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो उसे एक भरपूर मर्द के नजरिए से देखने लगी है। सच तो ये भी था कि संगीता श्रीराम की उपेक्षा कर उसे कमजोर मर्द का ताना भी कसने लगी थी, जबकि उसे संगीता की यह हरकत बुरी लगने लगी थी। वो नहीं चाहता था कि संगीता उसके दोस्त के साथ मेलजोल रखे,
पानी उसके सिर से ऊपर बहने लगा था। श्रीराम को संगीता का अवशिष्ट के साथ मिलना जुलना अखरने लगा था। ये देखकर श्रीराम संगीता पर अंकुश लगाने लगा, बात बात पर टोकने लगा। जब उससे बात नहीं बनी तब उसने इस बारे में अवशिष्ट से बात की। उससे कहा, यार तुम्हारी मेरी दोस्ती है, मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा बनी रहे, लेकिन तुम्हारी खातिर मेरा पत्नी के साथ झगड़ा होता रहता है, इसलिए तुम उससे नहीं मिलो तो अच्छा होगा। उससे फोन पर भी बातें मत किया करो। इस पर अवशिष्ट ने उसे खरा सा जवाब दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम अपनी पत्नी संगीता पर क्यों नहीं अंकुश लगाते? उसे क्यों नहीं समझाते हो? वो मुझे फोन करके बुलाती रहती है। श्रीराम को अवशिष्ट की बात बुरी लगी। वो समझ गया कि उसे संगीता पर ही किसी तरह से अंकुश लगाना होगा, उसे अवशिष्ट से दूर करना होगा। इसके लिए उसने एक तरीका निकाला और संगीता को उसके मायके कंचनपुर भेज दिया। लेकिन संगीता भी कहाँ मानने वाली थी। वो तो अवशिष्ट को दिल से चाहती थी, उसके ख्यालों में खोई रहती थी। दिल में उसके प्रति प्यार का तूफान उठ चुका था। उससे मिले बगैर वो रह नहीं सकती थी। दूसरी तरफ अवशिष्ट की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। संगीता के रूप यौवन से वो काफी प्रभावित था। जब कभी सजी सवरी संगीता के मासल शरीर के साथ कमसिन अरहड़ जैसी हरकतें देखता था, तब उसके कुंवारेपन में एक टीस की अनुभूति होती थी। यही वजह थी कि वो उसके एक बुलावे पर दौड़ा दौड़ा मिलने के लिए चला जाता था। श्रीराम यादव का विवाह संगीता के साथ 1996 में हुआ था। तब से वो उसके साथ लखनऊ में ही रह रही थी। विवाह होने के कई सालों के बाद वो गांव गई थी। वहां उसका मन नहीं लगा। 2 सप्ताह में ही वो अपने पति के पास आ गई। आते ही उसने पति से माफी मांगते हुए कहा कि वो उसका हर कहा मानेगी। अवशिष्ट को जब संगीता के गांव लौट आने की जानकारी मिली, तब वो भागा भागा उससे मिलने आ गया। उस समय घर पर श्रीराम भी था। संगीता ने पति के सामने ही उसे रुखेपन के साथ कहा कि वो श्रीराम के रहने पर ही यहाँ पर आए। इस पर श्रीराम और अवशिष्ट चुप रहे। जैसे ही श्रीराम कुछ मिनट के लिए कमरे से बाहर गया, अवशिष्ट ने जेब से एक मोबाइल निकालकर संगीता को पकड़ा दिया और बोला, इसे छिपाकर रखना, जब बात करनी हो तो इसी से फोन करना। उस रोज चाय नाश्ते के बाद अवशिष्ट चला गया। कुछ दिन बीत गए। इस बीच जब श्रीराम ड्यूटी पर होता था, तब वो अवशिष्ट के दिए फोन से बातें करती। अस्पताल में श्रीराम की ड्यूटी शिफ्ट में होती थी। उस रोज उसकी ड्यूटी रात को थी। अवशिष्ट को इसकी सूचना संगीता ने फोन करके दे दी और उसे अपने घर पर बुला लिया। शाम ढलते ही अवशिष्ट आ गया था। उससे काफी देर तक बातें की और आगे की योजना बनाई। रात के 8 बजने वाले थे। संगीता ने अवशिष्ट को रात में वहीं पर रुकने के लिए कहा। अवशिष्ट तुरंत बाजार गया और बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ सामान लेकर आया। साथ में वो शराब की एक बोतल भी खरीद लाया। पहले भी वो श्रीराम के साथ बैठकर कई बार शराब की महफिल जमा चुका था। इसमें संगीता भी साथ दिया करती थी। उस रोज भी वो शराब की बोतल देखकर खुश हो गई। काफी दिनों के बाद अवशिष्ट के साथ टैग लगाने का मौका जो मिल गया था, वो भी अकेले में। अवशिष्ट ने फटाफट शराब के 2 पैक गटक लिए और कमरे में पड़े बेड पर पसर गया। थोड़ी देर में संगीता प्लेट में कुछ नमकीन लेकर आई और फिर गिलास खाली करके बोली, अकेले अकेले गटक लिए? अवशिष्ट लेटा लेटा बोला, एक और बना दो। संगीता गिलास में 2 पैक शराब डालने के बाद अपने साथ गिलास में 1 पैक बना लिया। गिलास को छोटे टेबल पर रखकर अवशिष्ट को उठने के लिए कहा। अवशिष्ट ने उठने के बजाय अपना हाथ बढ़ा दिया। ये लो खींच कर उठाना जरा। संगीता मुस्कुराती हुई उसका हाथ खींचने लगी, लेकिन वो अपनी ताकत लगाती कि इससे पहले अवशिष्ट ने उसे ही खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। अरे अरे ये क्या करते हो? कहती हुई संगीता अवशिष्ट के शरीर पर गिर पड़ी। संगीता उठने का प्रयास करने लगी। हालांकि अवशिष्ट की मदद से ही वो उठ पाई और अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को संभालने लगी। संगीता ने चुपचाप शराब का गिलास उसे पकड़ा दिया। अपना गिलास तो उठाओ, चीयर्स करते हैं, अवशिष्ट बोला। झेपती हुई संगीता ने अपना गिलास उठा लिया और चीयर्स करने के बाद उन्होंने अपने अपने गिलास को एक साथ होठों से लगा लिया। उसके बाद संगीता ने 3 पैग और बनाए। उन्होंने नमकीन खाई, चीयर्स किया और फिर पैग दर पैग गटकते रहे। अवशिष्ट पर शराब का नशा छाने लगा था, जबकि संगीता पर शराब के साथ साथ यौवन का नशा भी छा चुका था। दोनों कब 2 जिस्म एक जान हो गए पता ही नहीं चला। आधी रात को जब संगीता को होश आया, तब उसने खुद को अवशिष्ट की बाहों में पाया। लंबे अरसे के बाद उसने अपनी कामुकता को इतना शांत महसूस किया था।
अवशिष्ट की भी आंखें खुल चुकी थी। उसे भी संगीता के समर्पण को लेकर आश्चर्य हुआ। दोनों एक दूसरे से अलग हुए, अपने अपने कपड़े पहने और बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। संगीता ने पति को लेकर आशंका जताई। चिंतित होकर बोली, हमारे संबंधों के बारे में श्रीराम को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, वरना वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसे कैसे मालूम होगा? अवशिष्ट बोला। हालांकि सवाल तो दोनों के मन में था कि वे श्रीराम की नजरों से बचते हुए इस नए रिश्ते को कायम कैसे रखे। इसका हल संगीता ने ही निकाला कि वे चोरी छिपे मिलेंगे, उसे छिपाकर फोन पर बातें होंगी। वे बातों में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सुबह के 4 बजने वाले हैं। वे अपने संबंधों के आड़े आने वाली समस्या का समाधान निकालने में लगे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। संगीता ने कौन है पूछा तो बाहर से श्रीराम की आवाज आई। उसने भागकर शराब की बोतल, नमकीन के प्लेट, गिलास आदि हटाकर बिस्तर ठीक किया और दरवाजा खोला। अवशिष्ट श्रीराम को आया देखकर सकपका गया। श्रीराम भी उसे घर में देखकर पूछ बैठा, तुम यहाँ रात को यहीं थे क्या? अरे नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तुम्हारे बारे में पूछ ही रहा था। असल में मेरी गाड़ी चौराहे के पास ही खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे किसी मैकेनिक की मदद मिल जाएगी। यहाँ तुम्हारी जान पहचान का कोई मैकेनिक होगा ही ना, इसलिए आ गया। अवशिष्ट ने रुक रुक कर अपनी पूरी बात की। संगीता आश्चर्य से उसका चेहरा देखने लगी। श्रीराम बोला, अभी तो नहीं, सुबह 9 बजे के करीब ही मैकेनिक मिल पाएगा, तब तक तुम यहीं पर रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं टेम्पो से घर चला जाता हूँ, सुबह तो होने वाली है। कहता हुआ अवशिष्ट चला गया। उसके जाने के बाद श्रीराम ने गुस्से में संगीता से पूछा, सच सच बताओ, वो यहाँ कब आया था? संगीता ने हाथ जोड़ लिए, माफी मांगते हुए बोली, उसने जो बताया सही था, मेरा उसके साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो। उस समय तो श्रीराम और कुछ ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ हिदायत दी कि आगे से वो उसे अवशिष्ट के साथ नहीं देखना चाहता है। उसके बाद अवशिष्ट कुल 2 महीनों तक श्रीराम की नजरों से छिपा रहा, लेकिन संगीता से उसका मिलना बंद नहीं हुआ। वो श्रीराम के नहीं रहने पर अवशिष्ट को बुला लेती थी। इस तरह से उनके संबंध आपस में चलते रहे। पति की नजरों में अच्छी बनी रहने के लिए वो उसकी हर बात मान लेती थी। इसकी जानकारी श्रीराम को भी हो गई थी, लेकिन अपनी बदनामी के डर से वो चुप रहा। धीरे धीरे उसने संगीता को सही रास्ते पर लाने की काफी कोशिश की, मगर संगीता पर तो इसका भूत और जिस्म का नशा सवार था। जब कभी पति शारीरिक संबंध के लिए कहता तो सिर दर्द का बहाना बना लेती थी, जबकि वो प्रेमी संग गुलछर्रे उड़ाया करती थी। श्रीराम उनके बीच के रिश्ते को रोक पाने में असफल था। वो विवश भी था। धीरे धीरे अवशिष्ट पहले की तरह बेधड़क संगीता के पास आने जाने लगा। फिर से अवशिष्ट को लेकर घर में श्रीराम और संगीता के बीच में झगड़े होने लगे थे। एक दिन श्रीराम दोपहर के समय घर पहुंचा तो संगीता को आधे अधूरे कपड़े में पाया। उस समय अवशिष्ट भी मौजूद था। उसने उसे काफी भला बुरा कहा। उसके जाने के बाद संगीता को भी समझाया। घर में रोज रोज के कलह से बचने के लिए संगीता जरूरी काम का बहाना बनाकर मायके चली गई। मायके वालों को जब संगीता के अवैध रिश्तों के बारे में जानकारी मिली, तब उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की। फिर वो मायके से वापस आ गई। लखनऊ आते ही उसका पुराना खेल फिर से शुरू हो गया। अगली बार जब संगीता और अवशिष्ट मिले, तब उन्होंने अपने भविष्य की योजना बनाई कि कैसे श्रीराम से छुटकारा पाया जाए। संगीता ने कहा कि श्रीराम के रहते एक साथ बगैर रोक टोक के सुख शांति से जीवन गुजारना मुश्किल है। अवशिष्ट ने जब पूछा कि क्या किया जाना चाहिए, तब संगीता ने 2 प्रस्ताव रखे कि कहीं भाग चले या फिर श्रीराम को ही रास्ते से हटाने का वही कोई तरीका बताए। दोनों की किसी भी बात पर रजामंदी नहीं बनी। अवशिष्ट ने संगीता को सपने दिखाते हुए कहा कि वो उसके कहने पर श्रीराम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। इससे उसके जीवन भर के लिए कांटा तो दूर हो जाएगा, साथ ही उसके मरने के बाद मकान, प्लॉट, धन उसके नाम हो जाएगा। यहाँ तक कि अनुकंपा पर उसे नौकरी भी मिल जाएगी। इस तरह से वो श्रीराम की सारी संपत्ति की वारिस बन जाएगी। ये प्रस्ताव संगीता को अच्छा लगा, जबकि सच तो ये भी था कि इससे अवशिष्ट को भी फायदा होने वाला था। वो चाहता था कि श्रीराम की मौत के बाद उससे शादी कर लेगा और फिर उसकी संपत्ति का हकदार भी बन जाएगा। संगीता के हामी भरने के बाद योजना बनाई गई। इसमें संतोष और सुशील को पैसे का लालच देकर योजना में शामिल किया गया। दोनों राजकीय पॉलिटेक्निक के जहांगीरबाग कैंपस के तालाब से मछली का कारोबार करते थे। श्रीराम अपनी कार बेचना चाहता था।
ये बात उसने अवशिष्ट को बता रखी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर 2021 की शाम राम मनोहर लोहिया मेडिकल संस्थान से अवशिष्ट ने श्रीराम से कहा कि कार खरीदने के लिए दो युवक मेडिकल संस्थान में आए हैं। वे कार की टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं। उनके साथ उनके परिवार की एक महिला भी है। वे युवक कोई और नहीं बल्कि अवशिष्ट द्वारा भेजे गए भाड़े के बदमाश सुशील और संतोष थे, जो कुंती नाम की महिला को इसलिए अपने साथ लाए थे ताकि श्रीराम को उन पर शक ना हो। टेस्ट ड्राइव के बहाने दोनों युवक श्रीराम को कार में बैठाकर फैजाबाद रोड पर ले गए। इसके बाद वे किसान पथ से कार को इंदिरा नगर की ओर ले गए। वहां पर सुनसान जगह पर कार रोक दी। अवशिष्ट अपनी कार से उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसके साथ प्रेमिका संगीता थी। सुनसान जगह पर श्रीराम को कार से उतारने के बाद सुशील ने तमंचे से श्रीराम पर फायर झोंक दिया, लेकिन फायर मिस हो जाने की वजह से अवशिष्ट के दिए हुए पिस्टल से श्रीराम को गोली दाग दी। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उन्होंने शव को इंदिरा नहर में फेंक दिया। तीनों उसकी कार को लखनऊ हाईवे से लिंक रोड पर करौली के पास छोड़कर चले गए, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया। अवशिष्ट ने भी अपनी कार दूसरी जगह ले जाकर खड़ी कर दी। वो कार भी 24 दिसंबर 2021 को पुलिस ने बरामद कर ली। उसी कार से मिले कुछ दस्तावेजों के आधार पर संगीता और अवशिष्ट कुमार की गिरफ्तारी हो पाई। उन्होंने श्रीराम हत्याकांड में संतोष, सुशील और कुंती का नाम लिया, जिनकी भी अगले दिन गिरफ्तारी हो गई। इस पूरे मामले को निपटाने में एसआई उदयराज निषाद, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर विनोद यादव और पवन सिंह समेत महिला एसआई दीपिका सिंह व सिपाही पूजा देवी की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी, जबकि श्रीराम की लाश अभी तक बरामद नहीं हो पाई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।